बच्चों, आओ आज क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 68 को देखते हैं बच्चों, जो कि 16 दिसंबर 2020 के लिए है। हम हमारा चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों, जीव जनन कैसे करते हैं। और आज की वर्कशीट में हम जानेंगे कि मानव में लैंगिक जनन कैसे होते हैं और पुरुषों और स्त्रियों के जननांग कौन से हैं, उसके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे बच्चों। तो आओ हम पहले हमारी वर्कशीट पढ़ते हैं। दिया हुआ है, मानव में किशोरावस्था के दौरान नर और मादा दोनों की आकृति और क्रिया संबंधी अनेक परिवर्तन होते हैं। यानी कि जब मनुष्य अपनी किशोरावस्था में जाते हैं, जो कि 9 साल से ऊपर की अवस्था है, 9 से 19 साल तक के बीच की अवस्था को आप किशोरावस्था कह सकते हैं। पहले 13 से 19 वर्ष के बीच की अवस्था को किशोरावस्था कहते थे। अब वो उम्र हम 9 साल से ऊपर की उम्र को कहते हैं। तो जो बालक और बालिका होते हैं, दोनों के शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इस समय में उनकी आकृति में बदलाव आते हैं और भी बहुत सारे बदलाव आते हैं। और इन बदलाव को हम उस समय जो बदलाव आते हैं, हमारे किशोरावस्था के समय बदलाव, उनको हम कहते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है? तो ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं, जैसे कि लड़कों की आवाज़ का मोटा हो जाना, या फिर उनकी दाढ़ी मूँछों का आ जाना, या लड़कियों की बालिकाओं के शारीरिक परिवर्तन होना। तो ये सब कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनको कि हम कहते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। और ये लक्षण कब उभर कर आते हैं? जब किशोरावस्था में बालक या बालिका प्रवेश करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है, हमारे शरीर में हार्मोन स्रावित होते हैं, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा निकलते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो आओ हम पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है कि नर और मादा के शरीर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न हार्मोन द्वारा होते हैं। ठीक है, हार्मोन जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो स्राव उत्पन्न होता है, जो निकलता है, उसको हम कहते हैं हार्मोन। जो एंजाइम निकलता है उसको हम कहते हैं हार्मोन। अब यहाँ दिया हुआ है, जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू हो जाती है, जनन उत्तक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं। यानी कि जब किशोरावस्था में हमारी शारीरिक जो वृद्धि है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, तो हमारा जो जनन अंग है वो परिपक्व होना, यानी कि वो पूरी तरह से फ्लरिश होना शुरू होता है। और इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? यौवनारंभ कहते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है, नर और मादा युग्मक जननांगों में उत्पन्न होते हैं। हम ये जानते हैं कि नर और मादा यानी जो युग्मक होते हैं वो कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? नर युग्मक उत्पन्न होते हैं वृषण में, और मादा युग्मक उत्पन्न होते हैं अंडाणु में। आप आगे जानेंगे कि वृषण और अंडाणु क्या होते हैं। अब देखो, यहाँ दिया हुआ है, नर के जनन काल के दौरान जो जीवन भर रहता है, शुक्राणु या नर युग्मक उत्पन्न होते रहते हैं। तो जो नर होते हैं यानी जो पुरुष होते हैं, उनमें शुक्राणु या नर युग्मक पूरे जीवन भर, जब तक उनका जीवन काल होता है तब तक वो उत्पन्न होते हैं, बनते रहते हैं। जबकि मादा में या लड़कियों में या बालिकाओं में जो मादा युग्मक है वो कब शुरू होता है बनना? रजोदर्शन के समय बनना शुरू होता है, और रजो निवृत्ति पर वो बनना खत्म हो जाता है। अब क्या है ये रजोदर्शन और रजो निवृत्ति? तो रजोदर्शन है जब बालिकाओं में पीरियड्स आने शुरू होते हैं, तो उसको हम कहते हैं, जो पहली बार पीरियड आता है उसको हम कहते हैं रजोदर्शन। और ऐसा हो सकता है 9 वर्ष से ऊपर की अवस्था में प्रत्येक बालिकाओं में रजोदर्शन होता है, और 45 से 50 वर्ष की आयु पर ये क्या होता है, जो पीरियड्स हैं वो आने ख़त्म हो जाते हैं, रुक जाते हैं, रजोधर्म रुक जाता है। पीरियड्स को कहते हैं रजोधर्म। तो ये रुक जाता है, तो इस स्थिति को हम कहते हैं रजोनिवृत्ति। तो आपने यहाँ ये जाना कि जो शुक्राणु, जो नर युग्मक है, उसको एक नया नाम क्या दिया हुआ है? शुक्राणु दिया गया है। तो जो नर युग्मक होते हैं पुरुषों में, वो उनके जीवन पर्यंत बनते रहते हैं, जबकि जो मादा होती है, महिला होती है,
उसमें जो मादा युग्मक है वो रजोदर्शन पर शुरू होते हैं और रजोनिवृत्ति जब आती है महिलाओं में तो जाकर वो जो मादा युग्मक होते हैं उनका बनना क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो याद रखना है इस चीज़ को। उसके बाद बच्चों हम देख रहे हैं कि नर जनन अंग हम सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है आपके कि ये आपके नर जनन अंग बना हुआ है। अब यहाँ दिया हुआ है नर जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुँचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन अंग बनाते हैं। अब नर जनन अंग में कौन कौन से अंग आते हैं? तो वो नर के वो अंग जो कि नर कोशिका उत्पन्न करते हैं, यानी कि नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, और वो अंग जो कि उस नर युग्मक को निषेचन वाले स्थान तक पहुंचाते हैं। निषेचन वाले स्थान तक पहुंचाने का मतलब है कि ऐसी जगह पर पहुंचाते हैं जहां पर कि जो मादा युग्मक है और नर युग्मक आपस में मिल जाते हैं, यानी कि निषेचित हो जाते हैं। वो दोनों मिलकर बनाते हैं क्या? नर जनन अंग बनाते हैं, नर जनन तंत्र बनाते हैं। अब यहाँ है नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। अब देखो, आप इस डायग्राम को देखेंगे तो ये क्या है, और एनलार्ज करके दिखाऊं अगर आपको तो हाँ, यहाँ आप देखेंगे कि ये है बेटा, ये है हमारा वृषण। देखो आपके यहाँ लिखा भी हुआ है वृषण। तो ये क्या है कि जो नर कोशिका होती है, नर युग्मक होता है, यानी कि शुक्राणु, उसका निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है, और यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। अब ये जो वृषण है वो जो ये उदर कोश है, उदर कोश के नीचे यहाँ पर उपस्थित होते हैं। क्यों होते हैं नीचे उपस्थित? क्योंकि शुक्राणु का जो उत्पादन होगा उसके लिए शरीर का तापमान अधिक है, उसके लिए कम तापमान होना चाहिए, यानी कम तापमान पर ही शुक्राणु अच्छे से उत्पादित होते हैं। इसीलिए प्रकृति ने वृषण को शरीर से बाहर बनाया है, ताकि जो इसके ये जो हमारा स्क्रोटम है, ये जो थैली है, इसके अंदर जो वृषण है वो कम तापमान पर शुक्राणु का निर्माण आसानी से कर सके। ठीक है, उसके बाद और हम देखेंगे बच्चों, यहाँ और क्या दिया हुआ है? शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। और आपको यहाँ से क्या याद रखना है कि जो पुरुष होते हैं, जो नर होते हैं, उनमें एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये नाम आपको याद रखना है, ये नर हार्मोन है। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है वो तो शुक्राणु के उत्पादन का नियंत्रण करता ही है, साथ के साथ क्या करता है? जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं नर में, उसको भी नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद है उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन शुक्रवाहिकाओं द्वारा होता है। आपको याद रखना है कि जो शुक्राणु हैं जो बने हैं कहाँ? वृषण में, वो शुक्रवाहिकाओं के द्वारा कहाँ जाते हैं? वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और कहाँ मिल जाते हैं जाकर? मूत्राशय से आने वाली जो नली होती है उससे जुड़कर एक संयुक्त नली बनाते हैं। तो जो वृषण में देखो, जो वृषण में हमारे बने हैं शुक्राणु, यहाँ आप देखेंगे जो वृषण में यहाँ पर शुक्राणु बने हैं, उसके बाद ये क्या होते हैं? इस तरीके से शुक्रवाहिकाओं के द्वारा ये यहाँ से और यहाँ से आप देखोगे कि जो मूत्र वाहिकाएँ होती हैं, यहाँ ये दोनों मिलकर यहाँ एक संयुक्त नली बनाते हैं। क्योंकि देखो यहाँ मूत्राशय लिखा हुआ है, तो ये जो शुक्रवाहिकाएँ, यहाँ से शुक्रवाहिकाएँ और ये जो मूत्राशय से नली आ रही है, दोनों मिलकर एक कॉमन नली बनाती है, कॉमन नली है। ठीक है, और ये मूत्र मार्ग के द्वारा जो मूत्र है वो भी निकलेगा, और उसके साथ जो शुक्राणु हैं उनके भी निकलने का यही रास्ता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद है यहाँ पर कि देखो, मैं पढ़ दे रही हूँ फिर से, दिया हुआ है उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन शुक्रवाहिकाओं द्वारा होता है। ये शुक्रवाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर संयुक्त नली बनाती हैं।
अतः मूत्र मार्ग शुक्राणुओं एवं मूत्र दोनों के प्रवाह के उभय मार्ग हैं। यानी शुक्राणुओं का प्रवाह भी, शुक्राणु भी वहीं से निकलेंगे, उसी रास्ते से निकलेंगे, और मूत्र भी उसी, मूत्र या पेशाब उसी रास्ते से निकलेगा। किसमें? नर में, यानी पुरुषों में। अब दो आपके ग्रंथियों के नाम दिए हुए हैं, देखो, प्रोस्ट्रेट तथा शुक्राशय। इन दोनों से श्राव निकलता है, जो कि कहाँ? शुक्र वाहिकाओं में उसको डाला जाता है, ताकि जो शुक्राणु हैं वो आसानी से उस तरल माध्यम में मूव कर सके, यानी कि उस तरल माध्यम में सरलता से वो जा सके। अब क्यों चाहिए ये जो इनसे एक तरल पदार्थ निकलता है, जो श्राव निकलता है, उसकी क्या ज़रूरत है? क्योंकि जो शुक्राणु होते हैं वो कुछ इस तरीके की संरचना होते हैं, उनके इस तरीके की पूंछ होती है। अब शुक्राणुओं को शरीर से निकलकर मादा के शरीर में पहुंचना होता है, और इसके लिए इन्हें ये जो तरल पदार्थ होते हैं वो ऐसा माध्यम प्रोवाइड करवाते हैं, ऐसा माध्यम प्रदान करवाते हैं, ताकि आसानी से उससे तैरकर और ये मादा के शरीर तक पहुंच सके, और आसानी से इनका ये कहाँ तक पहुंच सके? मादा युग्मक तक पहुंच सकें। तो देखो यहाँ दिया भी हुआ है, इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से होता है। किसके कारण? तो जो प्रोस्ट्रेट और शुक्राशय से जो श्राव निकलते हैं, इसके कारण जो शुक्राणु होते हैं उनका स्थानांतरण आसानी से होता है। साथ के साथ यह जो श्राव होते हैं, जो ये श्राव निकलते हैं इन दोनों ग्रंथियों से, ये श्राव शुक्राणु को क्या करते हैं? जिंदा रखते हैं। वो उन्हें क्या करते हैं? पोषण भी प्रदान करवाते हैं। अब शुक्राणु क्या है? शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं हैं, जिसमें मुख्यतः अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, और उसकी एक लंबी पूंछ होती है, इस तरीके की एक लंबी पूंछ होती है, जो उन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता करती है। उसके बाद देखेंगे बच्चों, हम यहाँ देखेंगे अब मादा जनन कोशिका के बारे में देखेंगे, मादा जनन अंग के बारे में, सॉरी। तो देखो ये है हमारा मादा जनन अंग बना हुआ है, और आप याद रखेंगे बच्चों, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो नर जनन अंग है उसका डायग्राम और मादा जनन अंग के डायग्राम दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप याद करेंगे। अब देखो क्या दिया हुआ है, जो मादा जनन अंग होते हैं, तो मादा जनन कोशिकाओं अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये है अंडाशय। महिलाओं में एक जोड़ी अंडाशय होता है। अब है ये हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन भी उत्पादित करती हैं। तो ये जो अंडाशय है वो मादा जनन कोशिकाओं के उत्पादन के अलावे क्या और करती हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन भी निकालती हैं। तो आपको ये दोनों नाम भी याद रखना है। तो ये महिलाओं में निकलने वाला ये हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और पुरुषों में निकलने वाला आपको बताता है टेस्टोस्टेरोन है। अब है लड़की के जन्म के समय से ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। अब जब बालिका का जन्म होता है तभी उनके अंडाशय में जो अंड होते हैं इनके अंडाशय में उसी समय से होते हैं, जन्म के बाद नहीं बनते, बल्कि ये जन्म से पहले से ही इसमें बने हुए होते हैं। अब है यौवनारंभ जब होता है तो इनमें से कुछ अंडे क्या होते हैं? परिपक्व होने लगते, मैच्योर होने लगते हैं, और प्रत्येक माह दोनों अंडाशय या ओवरी में से किसी एक ओवरी से जो है वो अंड निकलता है। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद क्या है, ये अंड जो है ये आपका जो अंडवाहिकाएं हैं, या इसको हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। फिगर को थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। ये देखो, ये है हमारा अंडाशय, इसको हम कहते हैं अंडवाहिका। ये जो आप फिम्ब्रिएटेड, ये जो ऐसे फिंगर जैसा, ये जो आप ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर देख रही हैं अंडवाहिका, तो ये अंडवाहिका ही जो है वो जब अंडाशय से अंड निकलता है तो इस अंडवाहिकाओं के द्वारा ले लिया जाता है इसको। उसके बाद क्या दिया हुआ है, अंडवाहिका अथवा फेलोपियन ट्यूब द्वारा यह अंड कोशिका गर्भाशय तक जाते हैं। अब यहाँ से इसने लिया, और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये जो संरचना आप पूरी देख रहे हैं, ये क्या है? गर्भाशय है। तो अंड कोशिका जो होती है ये ओवरी से यानी कि अंडाशय से जाती है पहले अंडवाहिका, और फिर ये कहाँ चली जाती है? गर्भाशय में चली जाती है। उसके बाद आप देखेंगे
कि दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे कि गर्भाशय कहते हैं। अभी आपने देखा था। और गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। आप देखो, ये जो गर्भाशय है हमारा, वो उसके बाद ये है ग्रीवा, और ग्रीवा के द्वारा ये गर्भाशय कहाँ खुलता है? योनि में खुलता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों क्या दिया हुआ है। शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं। अब जो शुक्राणु हैं वो क्या होते हैं? वो अपने तरल पदार्थ के साथ कहाँ पहुँचते हैं? मादा के योनि मार्ग में स्थापित होते हैं, वहाँ पहुँचते हैं और वो ऊपर की तरफ जाते हैं। योनि से फिर जाते ग्रीवा, और ग्रीवा से वो गर्भाशय से होते हुए वो कहाँ पहुँचते हैं? अंडवाहिका तक पहुँच जाते हैं। और अंडवाहिका अंडवाहिका में ही क्या उपस्थित होती है? अंड कोशिका उपस्थित होती है। वहीं पर अंड कोशिका यानी कि अंड, जिसको कि ओवम कहते हैं, तो वहीं पर अंड कोशिका में ओवम उपस्थित होता है और यहाँ से शुक्राणु पहुँचा है। तो अंडवाहिका में जो स्पर्म होते हैं और ओवम होते हैं उनका क्या होता है? मिलन होता है, यानी कि निषेचन होता है। अब जो निषेचित अंडा है जिसमें कि स्पर्म मिल गया है, वो निषेचित अंडा विभाजित होकर क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। अब ये भ्रूण जो होते हैं वो कहाँ पर स्थापित हो जाते हैं? गर्भाशय में स्थापित हो जाते हैं और वहाँ पर वो लगातार विभाजित होकर वृद्धि करते हैं और अंगों का विकास करते हैं, और तब हम उसको भ्रूण कहना शुरू कर देते हैं। माँ का शरीर गर्भाशय एवं उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है, अतः गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करने एवं उसके पोषण हेतु तैयारी करता है। यानी प्रत्येक माह जब अंड निकलता है, कहाँ से? अंडाशय से, और जब वो अंडवाहिका में पहुंचता है तो वो प्रत्येक माह इंतज़ार करता है किसका? स्पर्म का, ताकि अगर वो निषेचित हो जाए तो जब वो भ्रूण बनेगा तो जो गर्भाशय है उसकी दीवार थोड़ी सी मोटी हो जाती है, रक्त नलिकाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ताकि वो क्या करें? वो भ्रूण के विकास के लिए वहाँ गर्भाशय में क्या करती है? वातावरण तैयार करती हैं। वही यहाँ पर दिया भी हुआ है बेटे कि आप देखेंगे यहाँ क्या दिया? अतः गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करने एवं उसकी पोषण हेतु तैयारी करता है। उसकी आंतरिक परत मोटी होती जाती है तथा भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। रुधिर प्रवाह यानी कि रक्त नलिकाओं का प्रवाह भी, रक्त जो है उसका भी प्रवाह वहाँ पर बढ़ जाता है, रक्त नलिकाएं ज़्यादा हो जाती वहाँ पर। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कि हम प्लेसेंटा कहते हैं। ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे आप इसको। अब प्लेसेंटा क्या है? तो प्लेसेंटा एक तस्तरी नुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर से उत्तक में प्रवर्ध होते हैं और माँ के उत्तक में रिक्त स्थान होते हैं। यानी कि जो प्लेसेंटा है वो भ्रूण और माँ के उत्तक दोनों से मिलकर बने हुए होते हैं और ये गर्भाशय में होते हैं धसे हुए। अब ये क्या होते हैं? ये माँ के उत्तक में रिक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं, या माँ से भ्रूण को। अब ये जो प्लेसेंटा है इसका कार्य क्या है? तो ये माँ से भ्रूण को क्या प्रदान करते हैं? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थ प्रदान करते हैं और उसका स्थानांतरण भी करते हैं। कौन? प्लेसेंटा। अब उसके बाद यह विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ जो है, अब जो विकासशील भ्रूण है, जो भ्रूण माँ के गर्भाशय में विकसित हो रहा है, उसके शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो अपशिष्ट पदार्थ प्लेसेंटा के माध्यम से ही माँ के रुधिर में यानी कि माँ के रक्त में स्थानांतरित हो जाते हैं और वहाँ से उसका निपटान हो जाते हैं, यानी कि वहाँ से वो माँ के शरीर द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो प्लेसेंटा का जो भ्रूण ग्रो कर रहा है, भ्रूण विकसित हो रहा है, उस समय प्लेसेंटा का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये भी आपको याद रखना है बच्चों। आओ क्वेश्चंस को करते हैं। क्या दिया हुआ है? इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य लिखिए। वृषण, वृषण का कार्य क्या है? तो वृषण का कार्य है, क्या कार्य है? तो ये है, यहाँ आप देखेंगे वृषण का कार्य है नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। ठीक है। उसके बाद और है आपके दूसरा क्या दिया हुआ है? वृषण। उसके बाद है शुक्रवाहिकाएं। तो शुक्रवाहिकाओं का क्या कार्य है? तो आप देखेंगे यहाँ पे शुक्रवाहिकाओं का कार्य है कि ये शुक्राणु को कहाँ ये करते हैं? देखो आप देखेंगे शुक्रवाहिकाएं उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन करती हैं, या यहाँ से ऐसे लिख देंगे उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन शुक्रवाहिकाओं द्वारा होता है।
उसके बाद और क्या है बेटे, उसके बाद है अंडाशय। तो अंडाशय का कार्य क्या है, तो अंड कोशिकाओं का निर्माण तथा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण भी कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। तो देखेंगे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आपके दिखाती हूँ अभी आपको, ये रहा, मादा जनन कोशिकाओं अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है, यही है इसका कार्य। उसके बाद और क्या दिया हुआ है बेटे, अंडाशय अंडवाहिका। अंडवाहिका का कार्य है नर तथा मादा युग्मक का निषेचन अंडवाहिका में होता है। उसके बाद है गर्भाशय, भ्रूण का पोषण या भ्रूण का जो आप कहेंगे कि भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। यहाँ लिख सकते हैं कि भ्रूण गर्भाशय में निषेचित अंडा विभाजित होकर भ्रूण बनता है और भ्रूण गर्भाशय में स्थापित होता है, जहाँ वह लगातार विभाजित होकर होता रहता है और अंगों का विकास करता है, ये हो सकता है। उसके बाद है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या करता है, तो भ्रूण को वो पोषण प्रदान करता है, या फिर ऐसे लिखेंगे कि यह एक तस्तरीनुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर यह आप लिखेंगे प्लेसेंटा माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थ के स्थानांतरण हेतु एक बृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। उसके बाद है वृषण उदर गुहा से बाहर क्यों उपस्थित होते हैं, तो यहाँ पर है उसका उत्तर। इसका कारण यह है कि शुक्राणु के उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ये बच्चों। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है आपके, कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है भ्रूण के रोपण के बाद गर्भाशय में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो आप देखेंगे कि क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं, तो उसकी आंतरिक परत मोटी होती जाती है और भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मादा जनन तंत्र के उस अंग का नाम लिखिए जहाँ निषेचन होता है। तो निषेचन होता है बच्चों अंडवाहिका या फिलोपियन ट्यूब में। तो इस तरीके से बच्चों आपकी वर्कशीट खत्म होती है बच्चों।